जी नमस्कार। मैं मानस अचल यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको ये पाठ में आनंद आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं ना? ठीक है, शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप, सबसे पहले तो समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद है किसी क्षेत्र में साझा पहचान की भावना, अपने क्षेत्र से लगाव के भाव को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी एक प्रकार से कहें, देश प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कह सकते हैं। ये देखिए, एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र देख रहे हैं, इधर ये चित्र है। ये चित्र फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सरियू का ये कल्पना चित्र है, जिसमें इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से विभिन्न देश किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने देश को एकजुट कर रहे हैं। इस चीज़ को इसमें इन्होंने दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फ्रांस को सबसे आगे में दिखाया गया है, तिरंगा झंडा लिए हुए। उसके पीछे में ये जर्मनी है, जो ब्लैक रेड गोल्डन कलर का झंडा लेकर के चल रहे हैं। फिर उसके पीछे फ्रांस को भी दिखाया है। फिर इसके बाद बाकी और भी दूसरे देशों को इसमें दिखाया गया है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देश को इसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि उन देशों ने बहुत पहले से ही स्वतंत्रता हासिल कर ली थी और राष्ट्रीय राज्य का उन्होंने निर्माण कर लिया था। फिर जर्मनी के पीछे बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिली यानी इटली को दिखाया गया है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इन सभी देशों को दिखाया गया है। ऊपर में देखिए ये किस प्रकार से, ये यहाँ पर देखिए जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। देवदूत सब भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सामने में आपको दिखाई पड़ता होगा, ये आगे में कूड़े कचरे का अवशेष देख रहे हैं। ये यहाँ पर ये क्या है, ये पुरानी सभ्यता या ये कहें पुराने राजशाही के निरंकुश शासन के ये सभी अवशेषों को इसमें दिखाया गया है। तो इसमें इस चित्र के द्वारा उन्होंने ऐसा समझाने की कोशिश की है। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति हुई। और फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 1789 से ही हो चुकी थी। और जिसमें क्या हुआ था कि क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है? ये बदलाव होता है, बदलाव है ना। क्रांति मतलब होता है चेंज। तो फ्रांस के लोगों ने काफ़ी सारा बदलाव लाया। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? जानते ही होंगे, 1789 में ये क्रांति हुई थी। तो ये क्रांति हुई और जिसमें उन्होंने पुरानी निरंकुश राजतंत्र को हटा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव किया। फिर है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ऐसे कौन कौन से काम किए? तो ऐसे कामों में था पितृभूमि और नागरिक जैसे सिद्धांतों पर बल दिया गया। जैसे हम लोग कहते हैं भारत मातृभूमि है, तो वहाँ पर पितृभूमि का सिद्धांत दिया गया। नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। एक नया तिरंगा झंडे का चुनाव किया गया। स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। फिर और क्या बदलाव आए? फिर इसका नाम बदल करके, स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां, नए नए गीत लिखे गए, नए नए नारे गढ़े गए, देश के नाम पर शपथ लिए गए, शहीदों का गुणगान किया जाने लगा। आज भी अपने भी देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। तो वहाँ पर शहीदों के गुणगान शुरू किया गया। एक समान केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की, उन्होंने ये भी घोषणा की कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिर्फ फ्रांस ही नहीं
अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की लहर को क्या करेंगे, फैलाएंगे, और पड़ोसी देशों में भी जहां पर भी निरंकुश शासन है उस शासन का हम लोग क्या करेंगे, खात्मा करेंगे। तो नेपोलियन ने काफ़ी सारे बदलाव लाए, फ्रांस में भी लाए बदलाव और पड़ोसी देशों में भी बदलाव लाए। तो ऐसे कौन कौन से बदलाव थे, तो उसको हम लोग देखते हैं। इन बदलावों में था कि उन्होंने पड़ोसी देशों पर प्रभुत्व जमाया। फ्रांस में राजतंत्र को वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे सुधार भी किए। वो सुधार क्या थे? 1804 ईस्वी में ये जो संहिता लाई गई उसे नेपोलियन संहिता कहते हैं या फिर नागरिक संहिता कहते हैं। इसमें है कि जन पर आधारित सभी प्रकार के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित रखे गए, इटली जर्मन क्षेत्रों में नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था का खात्मा किया गया। काफ़ी सारे बदलाव किए, लेकिन 1815 में संयुक्त सेनाओं से नेपोलियन क्या हो गया, ये हार गया बेचारा। फिर उससे क्या हुआ, ये बदलाव मतलब ये जो हार गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 18वीं सदी में यूरोपीय देश किस प्रकार के थे। तो उस समय 18वीं सदी में लगभग 1750 टू 1800 तक में, तो अभी जब आप यूरोप का ये नक्शा देखेंगे तो वर्तमान नक्शे और पुराने नक्शे में उस समय के नक्शे में काफ़ी अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। क्या था इसमें? अनेक राजशाही समूहों में बटे हुए थे, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा की प्रधानता, किसी क्षेत्र में एकता की भावना नहीं थी, अलग अलग प्रकार के विचार थे। यूरोपीय समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। तो वो कौन कौन से वर्ग थे? इसमें से एक बड़ा वर्ग था कुलीन वर्ग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामंत वर्ग भी कहते हैं। सामंती वर्ग अपने यहाँ के जमींदारों जैसे ही समझिए, जिनके पास क्या था, इन सामंतों कुलीनों के पास में ये प्रभावशाली सामंत वर्ग था। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जायदाद थी, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। एक और दूसरा प्रमुख वर्ग था, वो था कृषक वर्ग। कृषक वर्ग यानी किसान वर्ग। कुछ किसान धनी थे, कुछ किसान गरीब भी थे, मजदूरी भी किया करते थे। एक और तीसरा प्रमुख वर्ग था, वो था व्यापारियों का वर्ग। ये व्यापारी वर्ग थे। शहरों का विकास शुरू हो गया था, तो शहरों के विकास होने से बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता बढ़ी, तो कुछ लोग वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करने लगे। ऐसे लोगों को ही व्यापारी कहा गया। इनके उभरने से कुलीनों के प्रभाव में कमी आई। इसी समय यूरोप में अनेक विचारधाराएं भी चल रही थी। तो कौन कौन से ऐसे विचार चल रहे थे? तो इसमें प्रमुख विचार था, एक था उदारवाद, है ना, उदारवाद ये लिबरलिज्म शब्द से बना है। लिबरलिज्म यानी लाइबर का मतलब ऐसे लोग जो स्वतंत्र विचारों के थे। स्वतंत्र विचारों के लोगों को उदारवादी, ये व्यक्ति की आज़ादी यानी स्वतंत्रता, समानता पर बल देते थे, लोकतांत्रिक विचारों पर जोर देते थे, निरंकुश शासन की समाप्ति पर ज़्यादा जोर था इनका। इन्होंने कहा कि पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए। इसी समय एक और दूसरा वर्ग भी था, जिसको रूढ़िवादी वर्ग कहा गया, है ना। तो ये रूढ़िवादी वर्ग कौन सा था? ये रूढ़िवादी वर्ग था कि नेपोलियन की हार के बाद 1815 ईस्वी में जो शासक आए उन सबको रूढ़िवादी कहा गया, है ना। इन रूढ़िवादी का ये नायक कौन था? नेता इन सब का कौन था? इसका नेता था 1815 में जो नेपोलियन की हार हुई, इसके बाद इन सब का रूढ़िवादी वर्ग का नया नेता हो गया ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, जिन्होंने वियना में कांग्रेस का सम्मेलन किया। कांग्रेस सम्मेलन यानी आप एक पार्टी मत समझिए, कांग्रेस का मतलब समूह। तो जिसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने कहा कि सभी बदलावों को खत्म कर देना चाहिए। जो भी नेपोलियन ने उस समय में बदलाव किए, उन सभी बदलावों को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। और क्या क्या बदलाव किए जाएंगे? फ्रांस में नेपोलियन के समय में जितने भी क्षेत्रों को
फ्रांस ने जीता, उन सभी को फ्रांस ने खो दिया। पुराने बुर्बो वंश की बहाली हुई, फ्रांस से जीते गए क्षेत्र छीन लिए गए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये देखिए, ये सभी ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये चित्र में देखिए, चित्र में ये यहाँ पर ये सभी बैठे हुए हैं और ये वियना कांग्रेस को इसमें दिखाया गया है। तो कुछ वर्गों को इन रूढ़िवादियों की बात अच्छी नहीं लगी, ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया। ये क्रांतिकारी कौन थे? रूढ़िवादी निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ में विरोध में क्रांतिकारी संगठनों का जन्म हुआ। इटली का क्रांतिकारी जुत्सेफे, ये देखिए इसमें दिखाया गया है, ये बैठक करते हुए दिखाया गया है, जुत्सेफे मेज़िनी। इन्होंने दो संस्थाओं का यहाँ पर गठन किया, यंग इटली और यंग यूरोप, है ना, युवा इटली और युवा यूरोप का इसी समय में जन्म हुआ, दो व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि क्रांतियों का युग शुरू हो गया था। क्रांति का युग, इस समय में अनेक क्रांति हुई जिसका नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों ने किया, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोग थे, प्रोफेसर, शिक्षक, क्लर्क, ये सभी थे जिन्होंने क्रांति में भाग लिया। तो 1830 की क्रांति देखते हैं, इसी समय में क्रांति हुई 1830 में। फ्रांस से ही इसकी शुरुआत, फ्रांस से क्रांति की शुरुआत हुई, फ्रांस में जिस वंश को स्थापित किया गया था, आपको याद होगा कि नेपोलियन को हटा करके बुर्बो राजवंश को सौंपा गया था। इस वंश को के राजा को हटा दी करके यहाँ पर लुई फिलिप की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। एक बार मेटरनिक ने कहा था, बड़ा ही सुंदर स्टेटमेंट है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब ये कि हर क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रांस से ही। पहले फ्रांस से भड़कता ही है आग, और धीरे धीरे करके बाकी क्षेत्रों में भी वो आग लग जाती है। फिर 1830 में ही ब्रसेल्स में भी यहाँ विद्रोह हो गए, और ये नीदरलैंड से क्या हो गया, ये अलग हो गया। फिर इसके बाद यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यूनान में भी स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। 15वीं सदी से ही ये ऑटोमन तुर्कों के नियंत्रण में था यूनान। माफ करेंगे। तो यूनान पहले क्या था, ऑटोमन तुर्कों के क्षेत्र में था, और यूरोपीय घटनाओं का प्रभाव उस पर भी पड़ा। 1821 से ही यह देश की आज़ादी के लिए क्या था, ये प्रयत्नशील था। तो यहाँ पर हम लोग यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1821 से ही आज़ादी के लिए आंदोलन छेड़ दिया था, और बहुत सारे यूरोपीय देशों ने यूनान की बड़ी तारीफ की। वो चाह रहे थे यूनान को कैसो भी आज़ादी मिल जाए। ये यूनान पहले तुर्कों के अंडर में था, तुर्क जो मुस्लिम थे, और यूरोपीय देश अधिकांश क्रिश्चियन कंट्री थे। तो वो चाहते थे कि मुस्लिम कंट्री के कब्जे से ये देश क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो यूरोपीय देशों ने यूनान की संस्कृति की बड़ी तारीफ की। जब भी कोई कुछ कमज़ोर पड़ने लगता है तो बहुत सारे लोग हल्ला 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 करके उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही यूनान के साथ भी हो रहा था। यूरोपीय देशों ने यूनानी संस्कृति की तारीफ की, उसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा। मतलब यूरोप की जो सभ्यता की शुरुआत हुई वो यूनान से ही मानी जाती है। तो इसकी बड़ी तारीफ की, और इसको कुछ लोगों ने धर्मयुद्ध की भी संज्ञा दी। धर्मयुद्ध यानी मुस्लिम और ईसाई देशों के बीच का युद्ध हुआ, और आखिरकार 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। फिर इसी समय में एक नए प्रकार के भी विचार चलने लगे जिसको रोमानीवाद कहा गया, रोमांटिज्म।
तो रूमानीवाद क्या था? ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद के कलाकार तर्क और वितर्क एवं विज्ञान के महिमा मंडन के आलोचक थे। इसकी जगह पर ये भावनाओं, अंतर्दृष्टि एवं रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया करते थे। इनका मानना था कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य, लोक नृत्य से प्रकट होती है। एक बार फिर से क्रांति शुरू हो गई। ये क्रांति थी 1848 की क्रांति। तो ये 1848 की क्रांति जो है एक बार फिर से शुरू हो गई। भूख और बेरोजगारी से लोग पेरिस में सड़कों पर उतर आए। जिस 1830 में लुई फिलिप को बहाल किया गया था उसे फिर से भगा दिया गया। गणतंत्र की स्थापना की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की घोषणा की गई। काम के अधिकार को प्राथमिकता दी गई। इसी समय में जर्मनी ने भी अपना एकीकरण किया और जर्मनी का एकीकरण हालांकि बाद में दिया हुआ है, लेकिन इस समय जर्मनी के संबंध में कुछ बड़ी घटनाएं थी। वो ये था कि जर्मनी भी अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। 1848 में 831 जर्मन सांसद फ्रैंकफर्ट शहर में जमा हुए। इन्होंने संविधान निर्माण किया और जिसमें राजा को संसद के अधीन रखने की बात कही गई। जर्मनी का एक बड़ा भाग प्रसा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को अखिल जर्मन संघ की अध्यक्षता का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन फ्रेडरिक विलियम ने ऐसा स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वे निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। मतलब उनको ऐसा शासन चाहिए था जिसमें उनको संसद के अधीन नहीं रहना पड़े। रूढ़िवादी ताकतों ने उदारवादी आंदोलन को दबा दिया। वो सफल नहीं हो पाया जर्मनी का उस समय का एकीकरण। मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और सेना ने इसे ताकत से दबा दिया। बाद में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व किया और इसका प्रमुख मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क। ये ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में, हाँ, ये यहाँ से ये हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। इसका प्रमुख मंत्री, जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, इस प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। आखिरकार 18 जनवरी 1871 को प्रसा के कैसर विलियम फर्स्ट ने जर्मन साम्राज्य की घोषणा की और इस प्रकार जर्मनी की राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया प्रसा की शक्ति के प्रभुत्व को दिखाता है। यानी प्रसा ही क्या हो गया, आगे बढ़ करके उसने जर्मनी का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार से इटली का भी एकीकरण हुआ। आपको याद होगा कि जर्मनी बहुत छोटे छोटे देशों के रूप में था, हिस्सों में बटा हुआ था। उसी प्रकार इटली भी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। तो इसका एकीकरण किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर ये जर्मनी को दिखाया गया है। जर्मनी किस प्रकार से पहले प्रसा था, फिर किस प्रकार से बाकी सभी क्षेत्रों को जीत करके वो जर्मन बन गया। तो हम लोग अभी वर्तमान में बात करने इटली की। तो इटली का एकीकरण जर्मनी के समान इटली भी विभिन्न छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था। यह 7 बड़े राज्यों में और एक बड़ा राज्य इसका एक था सार्डिनिया पिडमोंट सार्डिनिया का एक राज्य था। तो इधर हम लोग देखते हैं पिडमोंट सार्डिनिया, है ना। तो ये देखिए ये सार्डिनिया है। सार्डिनिया यही है, हाँ। तो ये पिडमोंट सार्डिनिया का ये राज्य, और इसी राज्य ने तरक्की करते हुए पूरा जो इटली का है ये क्या कर दिया, ये एकीकरण कर दिया। पूरा इटली क्या हो गया, एक किस प्रकार से होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये सार्डिनिया पिडमोंट एक इटालवी राजघराना था। इसमें उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। मध्य पर पोप
पोप कौन होता है, जिसको हम लोग फादर कहते हैं, क्रिश्चियन कंट्री के जो भी सबसे बड़े हेड यही पोप ही कहलाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजवंश का कब्जा था। इटालवी भाषा को प्रधानता हासिल नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। 1830 के दशक में जुत्सेपे मेज़िनी ने इटालवी गणतंत्र को जोड़ने की कोशिश की। इस कार्य के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया गया। बाद में इटालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल सेकंड के ऊपर आ गई। इसके एक प्रमुख चतुर मंत्री थे जिनका नाम था काउंट कैमिले काबूर। किस राज्य के ये प्रधानमंत्री थे? ये प्रधानमंत्री थे इस क्षेत्र के ये प्रधानमंत्री थे। क्या नाम था? काउंट कैमिले द काबूर। तो ये इन्हीं के नीति का परिणाम हुआ कि बाद में ये इटली का एकीकरण होता है। काबूर ने फ्रांस से एक चतुर कूटनीतिक संधि की। इसमें ऐसा करके उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। फिर जुत्सेपे गैरिबाल्डी एक महान देशभक्त था, जिन्होंने क्या किया, ये देखिए गैरिबाल्डी का यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। ये देखिए, ये गैरिबाल्डी को इसमें दिखाया गया है। तो गैरिबाल्डी ने क्या किया? गैरिबाल्डी ने दोनों सिसिलियों के क्षेत्र को, दक्षिणी इटली एवं 2 सिसिलियों के क्षेत्र को जीता और इसको अपने सम्राट जो थे विक्टर एमेनुएल सेकंड, इनको दे दिया। कहते हैं गैरिबाल्डी जैसा देशभक्त मिलना मुश्किल है, जिन्होंने अपने पास आए हुए क्षेत्र को उन्होंने सम्राट को सौंप दिया, विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। वो चाहते तो खुद भी राजा बन सकते थे, लेकिन वो यदि ऐसा वो करते तो इटली का कभी एकीकरण पूरा नहीं हो पाता। तो एक महान देशभक्त थे। तो उन्होंने अपने जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमेनुएल सेकंड को सौंप दिया, जो पहले पिडमोंट सार्डिनिया के शासक थे। अब ये एकीकृत इटली, बड़े और विशालकाय इटली के क्या बन गए? ये शासक बन गए। पूरे इटली क्षेत्र के ये शासक बन गए। तो इस प्रकार क्या होता है, इटली का एकीकरण भी पूरा होता है। अब फिर इसमें देखते हैं कि ये एक और चीज जो छूट गया वो था ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन का तो चित्र देखा ही होगा, नहीं देखा है तो फिर दिखा देंगे। तो ब्रिटेन के चित्र को देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कहाँ पर है। चलिए ब्रिटेन, ये ब्रिटेन मिलेगा। ओह हाँ, यस, ये है आपका ब्रिटेन। देख लिया? हाँ, ये आपका ब्रिटेन है। तो हाँ, ब्रिटेन की अजीब दास्तान, तो हम लोग इसको पढ़ रहे थे अभी। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान यानी ब्रिटेन की कहानी थोड़ी सी अलग है। बाकी जो भी यूरोपीय देशों के बारे में हमने पढ़ा है उससे इसकी कहानी थोड़ी अलग है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का उदय अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति से नहीं हुआ। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी। ब्रिटिश द्वीपों के लोग अंग्रेज, वेल्स, स्काउट या आयरिश मूल के थे। इसकी अपनी संस्कृति और परंपराएं थी। इंग्लैंड की सत्ता, प्रभाव, दौलत जैसे जैसे बढ़ा, उसने अन्य क्षेत्रों पर भी अपना प्रभुत्व जमाया। एक लंबे टकराव के बाद 1688 में क्या कर लिया था इन्होंने, ब्रिटिश सम्राट से, राजतंत्र से सत्ता छीन ली थी। इस प्रकार राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है, जिसका केंद्र कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है? गठन होता है। इससे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमाया। इस तरह 1801 में आयरलैंड को
बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया, ब्रिटिश प्रतीक, ब्रिटिश झंडा, यूनियन जैक, इन सब का क्या किया गया, राष्ट्रगान, गॉड सेव आवर नोबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया, जो मुख्य रूप से कौन थे, ये सब इंग्लैंड के ही बातें थी और इसको पूरे क्षेत्रों तक, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सभी क्षेत्रों तक फैलाया गया। अब एक और प्रमुख चीज है, वो है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। आपको याद होगा माँ भारती यानी भारत माता, भारत माता की छवि जानते हैं। तो भारत माता की छवि ये को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। भारत माता साड़ी पहनी हुई हैं और पूरे भारतवर्ष तक फैली हुई हैं। तो ये छवि आपको याद होगी ही, जिसमें गुलाम आज़ादी के समय में उनको दिखाया गया किस प्रकार से वो बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। उसे गुलामी के बंधन से छुटकारे के लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी देशभक्त सूली पर भी चढ़ गए। तो ये राष्ट्र को भी क्या किया गया, एक रूप दिया गया, उसको नारी रूप दिया गया। फ्रांस में एक नारी रूपक ये किया गया जिसको मेरियान कहा गया है ना, मेरियान। तो मेरियान क्या है, इसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, मारी, ये सभी इसको दिए गए हैं। मारियान की प्रतिमा चौक चौराहों पर लगाई गई। फिर जैसे फ्रांस में मारियान, तो जर्मनी में भी एक नारी रूपक की को गढ़ा गया, वो था जर्मेनिया। जर्मनी में कौन, जर्मेनिया। तो जर्मेनिया को कैसे पहचाना गया है, जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्र रूपक है। जर्मनिया बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन बलूत ये वीरता के प्रतीक हैं। टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी की प्रतीक हैं। बाज छाप कवच भी ये धारण करती हैं, है ना, बाज छाप कवच भी धारण करती हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए कवच, तलवार, ये सभी ग्रहण करती हैं। तो ये सब इनको इस रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए फॉलन जर्मेनिया को दिखाया गया है कि जर्मनी किस प्रकार से हताश, निराश मुद्रा में है, तो ये इसको दिखाया गया है। फिर यहाँ पर देखिए कि जर्मनिया की क्या शानदार तस्वीर इसमें दिखाई गई है। ये जर्मनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मनिया को इसमें दिखाया गया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की तो भावना फैल ही रही थी, जिसमें अपने देश से प्यार, लगाव की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे यूरोपीय देशों में एक दूसरे से जलन की भावना होने लगी, ईर्ष्या करने लगे, ये समझने लगे कि दूसरे देशों का शोषण करके अपने देश की तरक्की करना जायज है। इस प्रकार करके वो अपना साम्राज्य तैयार करने लगे। 1871 के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। ये बाल्कन क्षेत्र क्या था कि ऑटोमन तुर्कों ने मध्यकाल में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इस क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहा गया। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया आदि देश थे। यहाँ के नागरिकों को स्लाव कहा जाता था। ये बाल्कन क्षेत्र के देश तुर्की से आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। वो चाहते थे कि उनको आज़ाद कर दिया जाए, और ये देश आपस में भी एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते थे। इसमें भी वैसे ही जलन की भावना थी। लेकिन बाद में जब यूरोपीय राष्ट्रों ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो स्थिति और ज़्यादा क्या हो गई, गंभीर हो गई। अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इस प्रकार ये क्या होता है कि ये एक बड़ी विपदा आ गई इन देशों के ऊपर, और इस प्रकार पूरा देश, पूरा यूरोप ही नहीं, पूरा विश्व ही युद्ध की आग में झोंक दिया गया, जिसके बीच यही बाल्कन क्षेत्र में शामिल
बालखंड क्षेत्र में ही निहित थे। तो बस पाठ को ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।